गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल डीके आर्ट्स करियर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का राजनीतिक विज्ञान का दूसरा किताब का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व। और दोस्तों जो भी मतलब कि भाई मेरे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले पार्ट 1 यानी अध्याय 1 को पढ़ा दिया गया है, तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो पार्ट 1 में दोस्त जैसा कि बता रहे हैं हम, पार्ट 1 में हम बताए थे कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां था, जिसमें से पहला चुनौती था एकता के सूत्र में बांधना, और दूसरा सबसे बड़ा चुनौती था लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आज वही हम समझने वाले हैं कि जब देश हम लोग का विभाजन हो गया, जब देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए और हम लोग को बाकी राज्यों का विलय भी करवा लिए, तो उसके बाद हम लोग की दूसरी चुनौती जो थी लोकतंत्र को यहाँ पर कैसे बनाया जाए। तो यही समझेंगे कि देश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, देश में चुनाव कैसे हुई। तो दोस्त ये पढ़ाएंगे, इसलिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक कीजिएगा। और ये क्लास कोई भी कर सकता है दोस्त, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th 12th या कंपटीशन, यहाँ से आपके इन फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है दोस्त। ठीक है दोस्त, इसलिए आप क्लास शुरू से अंत तक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ दोस्त भी उठा सके। तो चलिए दोस्त क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास हम लोग को सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है इसको समझते हैं। तो दोस्त इसको समझने से पहले हम लोग की किताब में, क्योंकि हम लोग आपको पता है कि हम क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, तो दोस्त जो लोकतंत्र की स्थापना है उससे पहले आपके किताब में थोड़ा सा संविधान के बारे में दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि देश के आज़ादी मिलने के बाद से, हालांकि आज़ादी मिलने से पहले 47 से पहले से ही देश में संविधान जो है वो बनने की काम शुरू हो गया था। तो बस छोटा छोटा टॉपिक है जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान, जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हम लोग का भारत देश का संविधान है। ठीक है दोस्त, और इस भारत देश का संविधान है क्योंकि इस संविधान में दोस्त 395 आपका अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 दोस्त अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ध्यान देते हैं कि जो भारत का संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया था, यानी उसे बनकर तैयार कब हो गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। बात करते हैं इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो दोस्त इस पर हस्ताक्षर की बात करें तो आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और बात करें इसे लागू की बात करें, इसे अधिनियमित की बात करें, तो इसे लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और आपको पता होगा दोस्त कि इसी 26 जनवरी को हम लोग अपने देश में गणतंत्रता दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ बात करते हैं संविधान को बनने में समय कितना लगा। तो समय आपका लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष का समय इस संविधान को बनने में लग गया। ठीक है दोस्त, तो ये हम लोग को थोड़ा सा दिया है किताब में संविधान के बारे में। ये बेसिक चीज है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। हाँ एक बात और कि संविधान जो बना था, आपको पता है कि संविधान जो बना है वो संविधान सभा के द्वारा बना है। और वो संविधान सभा जो है वो मतलब कि कैबिनेट मिशन जो आया था वो कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। ठीक है दोस्त, तो अब ध्यान देते हैं कि जो संविधान सभा जो लिखा गया था, बनाया गया था, उसमें जो सबसे प्रमुख योगदान था आपको पता है, उसमें एक समिति था जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। दोस्त को इसको आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि संविधान लिखने में तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसको बनाने में बहुत तरह के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसमें एक समिति दोस्त था जिसमें बहुत ज्यादा योगदान निभाया, जिसको कहते हैं प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्त, तो इसको थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जो हम लोग का लेसन है उस लेसन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वाला समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग मेन जो लेसन है उस लेसन पर चलते हैं। ठीक है दोस्त, और एक बात और दोस्त बताना चाहते हैं, जैसे कि जब देश हम लोग का मतलब कि आज़ाद हो गया
तो उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो डायरेक्ट तो चुनाव देश में नहीं हुआ था। तो उस समय अंग्रेज के जाने के बाद हम लोग के देश में दोस्त अंतरिम सरकार चल रही थी। अंतरिम सरकार यानी कहने का मतलब दोस्त कि हमारे देश में अंतरिम सरकार चल रही थी, यानी टेम्पोररी सरकार चल रही थी जब तक लोकतंत्र के माध्यम से अगला कोई मतलब कि चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे देश में अंतरिम सरकार चल रही थी जिसके प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू जी। ठीक है दोस्त, तो बाकी हम लोग लेसन के अकॉर्डिंग अब शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुआ। दोस्तों अभी हम लोगों ने संविधान के बारे में संक्षेप में पढ़ा, और दोस्त यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि हम लोग का संविधान जो था दोस्त वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आखिर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि 2 महीना बाद ही इसे लागू क्यों किया गया। तो दोस्त आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी जो टाइम है दोस्त, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 को मतलब कि देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और वो पीटी नेहरू जी द्वारा रावी नदी के तट पर जाकर वो बोले थे कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और दोस्त उसी दिन को महत्व देने के लिए, यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। तो दोस्त अब हम आगे पढ़ते हैं लोकतंत्र की स्थापना। और इसी संविधान में क्योंकि ये संविधान जो है ये नियम कानून का एक किताब है, ठीक है, और इस किताब में देश को यानी भारत देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया। यानी लोकतांत्रिक कहने का मतलब दोस्त कि देश में जो सरकार का चुनाव होगा वो मतलब कि जनता करेगी। और इसका आपको एक परिभाषा भी आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। एक अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने इसका एक परिभाषा भी दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन होता है। ठीक है दोस्त, तो ये होता है लोकतंत्र। तो हमारे देश में यानी संविधान में लोकतंत्र को, भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया। हाँ दोस्त, यहाँ पर आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि लोकतंत्र भी दोस्त 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष रूप और एक अप्रत्यक्ष रूप। तो आप बताइएगा कि भारत में जो है वो लोकतंत्र का कौन सा रूप है, प्रत्यक्ष रूप है कि अप्रत्यक्ष रूप है। ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्त, तो हम आगे देखते हैं कि जब देश में लोकतंत्र लग गया तो लोकतंत्र लगने के बाद उसके बाद मतलब कि जो इधर अंतरिम सरकार चल रही थी, टेम्पोररी सरकार चल रही थी, तो आगे मतलब कि परमानेंट मतलब कि चुनाव द्वारा सरकार बनाने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग बनाया गया। क्योंकि जब देश में लोकतंत्र लगा तो चुनाव होगी, और चुनाव होगी तो उसके लिए कोई कमीशन होगा ना, कोई आयोग बनेगा ना। तो सबसे पहले चुनाव आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त अभी ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जो चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे, तो कौन थे? सुकुमार सेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछता है, 11th 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है दोस्त, और आपको बता दें दोस्त कि जब चुनाव आयोग बना उस समय देश में जो मतदाता लोग थे वो 17 करोड़ यानी 17 करोड़ आबादी थी, और उस समय पढ़े लिखे जो लोग थे वो महज 15% थे। और ऐसे में देश में अब चुनाव आयोग बना, और यही आयोग देश में क्या करवाएगी? चुनाव करवाएगी और सरकार को चुनने का काम करेगी। तो ऐसे में दोस्त बता रहे हैं कि जब देश में, हाँ ये भी कि 3200 विधायक का चुनाव करवाना था, 489 सांसद का चुनाव करवाना था दोस्त। ठीक है दोस्त, यानी जो पहला चुनाव होने वाला था 3200 विधायक और 489 सांसद का चुनाव करवाना था। और ऐसे में 17 करोड़ मतदाता लोग थे जिसमें 15% साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग थे। तो ऐसे में देश में जब चुनाव होने वाला था तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो वही अब हम समझेंगे कि देश में जब प्रथम चुनाव होने वाला था तो होने से पहले आखिर चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्या देखने को मिला।
उस समस्या को पढ़े उससे पहले थोड़ा सा 3 पॉइंट दोस्त लिखे हैं। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब देश यानी हमारे देश के संविधान में देश को लोकतांत्रिक देश बनाया गया और यहाँ पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया, तो बाहरी खबरें जो थी वो भारत के प्रति निगेटिव बहुत आ रही थी। यानी दोस्त देख लीजिए, एक हिंदुस्तानी संपादक थे, उन्होंने कह दिया कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। यानी कहा कि देश में जो चुनाव करवा रहे हो ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। तो वही दोस्त बता रहे हैं कि एक थे ऑर्गेनाइजर नाम के एक पत्रिका ने, वो तो यहाँ तक कह दिए थे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो जीवित ही यानी जिंदा में ही वो देख लेंगे कि जो आप वोटिंग करवा रहे हैं 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के द्वारा वो असफल रहेगा। तो वही दोस्त एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेजी नुमाइंदे अधिकारी थे, उन्होंने तो इसे एक बेहूदी नौटंकीबाज बता दिया कि आप लोग चुनाव कराएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा, इसे नौटंकीबाज बता दिया। तो थोड़ा बहुत इसे आप ध्यान से दीजिएगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो होगा हमारा चुनाव आयोग को जब देश में चुनाव करवाया उसके सामने कौन कौन सी समस्या आया। तो दोस्त इसको आप थोड़ा सा एक बार उतारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि देश में चुनाव आयोग बना, उसके बाद चुनाव आयुक्त भी बने, उसके बाद जो हम लोग का जो टॉपिक है दोस्त, चुनाव कराने में समस्या। यानी जो दोस्त चुनाव आयोग बन गया जिसका काम था कि देश में चुनाव कराना, और आज भी वो उसका काम वही है कि देश में चुनाव कराना। ठीक है दोस्त, तो हम पढ़ेंगे कि जो देश में चुनाव आयोग बना उसको चुनाव कराने में क्या क्या समस्या आई, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये 2 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता है कि चुनाव कराने में क्या क्या समस्या हुई थी। क्योंकि दोस्त बता दें आपको कि दोस्त ये देश में पहली बार चुनाव हुआ था, क्योंकि इससे पहले चुनाव हुआ नहीं था। ठीक है ना, तो देश में जब जो भी काम पहली बार होता है तो थोड़ा सा परेशानी आता है। तो वही पढ़ेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्त, तो सबसे बड़ा समस्या दोस्त था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। यानी चुनाव आयोग यानी सुकुमार सेन के सामने एक बड़ा चुनौती था कि जो चुनाव करवा रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए और वो निष्पक्ष रूप से। ये ना कि कोई बाद में ये कहे कि ये धांधली करके जीत गया, ये ऐसे जीत गया, वो ऐसे जीत गया। यानी पहला सबसे बड़ा चुनौती था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। और दूसरा था कि चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना, क्योंकि बोले दोस्त अभी कि राज्यों का विलय हुआ था और ऐसे में कि कौन सा विधान क्षेत्र कितना से कितना एरिया तक उसका विधान क्षेत्र है, कौन सा लोकसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन यानी सीमा का अंकन करना, ठीक है ना, यानी कहां से कहां कौन सा क्षेत्र है। तो ये भी बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो उसमें चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा ना। तो दूसरा सबसे बड़ा चुनौती था कि चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना यानी बताना। तीसरा दोस्त सबसे बड़ा समस्या कि मतदाता सूची बनाना। जैसे आज भी होता है कि 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग होते हैं या 18 वर्ष के होते हैं उनका वोटर आईडी कार्ड बनता है और वही लोग वोट देने का उन्हीं को अधिकार है। तो ऐसे में दोस्त उस समय जो पहली बार काम हो रहा था मतदाता सूची बनाना, यानी क्योंकि वोटिंग तभी करेंगे जब उनका वोटर आई कार्ड होगा। और ऐसे में ये बड़ा समस्या था जब चुनाव आयोग का जो सर्वे टीम पूरा मतलब कि गांव-गांव शहर जब मतदाता सूची में लोगों का नाम दर्ज करवा रहा था। तो ऐसे में दोस्त उस समय इतना बड़ा समस्या हो गया कि जब ये मतदाता सूची का जब लिस्ट तैयार हुआ था तो उस समय 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज नहीं हुआ था। जब देश में पहली बार चुनाव हो रहा था, जब मतदाता सूची बन रहा था, जब सर्वे हुआ बन गया तो उसमें 40 लाख महिलाओं का नाम ही नहीं था। नाम था मतलब वो लोग अपना अलग नाम से, जैसे कि अल्लाह की बेटी, फला की बीबी, ऐसे नाम कह के मतलब कि नाम दर्ज करवाई थी लोगों। तो सोचिए कि 40 लाख महिलाओं का नाम ही दर्ज नहीं हुआ था। तो चुनाव आयोग के सामने बड़ा समस्या हुआ कि फिर से उसको करवाना पड़ा, क्योंकि ऐसे अब कोई अल्लाह की बीबी, फला की बीबी ऐसे नाम से थोड़ी मालूम चल रहा है। तो ऐसे में दोबारा मतदाता सूची को तैयार कराना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा समस्या थी मतदाता सूची का निर्माण करवाना।
और तीसरा दोस्त सबसे चौथा दोस्त सबसे बड़ा समस्या अधिकारियों एवं चुनाव कर्मचारियों की नियुक्ति करना। यानी चौथा सबसे बड़ा समस्या था कि जो देश में पहली बार चुनाव होगा तो वहां पर जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको प्रशिक्षित करना, यानी उनको ट्रेनिंग देना। और ये कितना संख्या था? 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा, यानी 3 लाख प्लस। यानी जब देश में पहली बार चुनाव हो रहा था तो ऐसे में चुनाव को सही से काम करवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों एवं चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, यानी ट्रेनिंग देना, ये भी बहुत बड़ा चुनौती था। और पांचवा सबसे बड़ा चुनौती था दोस्त कि अभी हम पीछे क्लास में पीछे जो बताया आपको कि उस समय महज 15%, उस समय महज जो 15% ही लोग साक्षर थे। 17 करोड़ मतदाता थे जिसमें पढ़े लिखे लोग थे 15%। तो ऐसे में भारत सरकार के पास, यानी चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ा समस्या ये था कि ऐसे में जो कम साक्षर लोग हैं, यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं, यानी पढ़े लिखे लोग 15% है, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उनको वोटिंग कैसे करवाया जाए? क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहेंगे तब ना वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में कम साक्षरता के चलते जो मतदान का कौन सा विधि अपनाए कि जो नहीं पढ़ा लिखा लोग है वो भी वोटिंग आसानी से कर सकता है, तब जाकर। क्योंकि उस समय तो दोस्त जैसे आज हम लोग का चलता है ईवीएम, क्या चलता है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है दोस्त, आज चलता है ईवीएम, जिसमें जिसको भी अगर जिस व्यक्ति को उम्मीदवार को वोट करना होता है उसमें सामने निशान लगा दिया जाता है, वो हो जाता है। लेकिन उस समय ईवीएम थोड़ी चल रहा था, उस समय दूसरा विधि अपनाया गया। मत पेटी होता था, हर उम्मीदवार का अपना अपना, उसमें लोग अपना पत्र डालता था, मत डालता था। ठीक है दोस्त, तो ये सबसे बड़ा चुनौती था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कौन सा ऐसा विधि अपनाए कि लोग मतलब कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वोटिंग कर सके। और आपको पता होगा कि शुरुआत में मत जो पेटी होता था उसमें लोग वोट करते थे, यानी वोट मतलब कि जाकर मतलब कि अपना पत्र डालते थे उस उम्मीदवार के लिए। ठीक है दोस्त, तो ये मतलब कि 5 जो है वो सबसे बड़ा चुनौती था। अब समझते हैं दोस्त कि चुनौती, चलिए मान लीजिए कोई भी काम कीजिएगा समस्या तो आएगा, लेकिन समस्या के बाद भी देश में, हाँ ये बात सही है दोस्त कि इन सभी समस्या के वजह से देश में दो बार जो है चुनाव जो होने वाला था बार बार रुक गया। यानी देश में चुनाव 2 बार स्थगित कर दिया गया इन सभी समस्या के वजह से। हालांकि उसके बावजूद भी अक्टूबर 1951 में देश में पहला चुनाव, आम चुनाव जिसको लोकसभा का चुनाव भी कहते हैं, वो शुरुआत हुआ जो फरवरी 1952 तक चला। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो आप 1952 ही मारिएगा क्योंकि ऑप्शन एक ही रहेगा। तो 1952 क्यों? क्योंकि ज्यादातर भारत के हिस्सा में जो चुनाव हुआ था वो फरवरी 1952 में हुआ था, यानी 1952 के साल में हुआ था, इसलिए इसे मतलब आम तौर पर 1952 का ही चुनाव कहते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ मतदान और मतगणना, मतदान यानी वोटिंग और मतगणना यानी उसकी गिनती, ये दोनों काम करने में, यानी देश में पहला चुनाव करने में टोटल 6 महीना लग गया, टोटल 6 महीना लग गया था। और ऐसे में ये जो चुनाव हुआ वो चुनाव सफल भी हुआ और चुनाव का रिजल्ट भी बताएंगे। और चुनाव ने ये साबित कर दिया कि हम लोग अपना मतलब कि लोकतांत्रिक देश रह सकते हैं। और ऐसे कि पीछे बहुत लोगों ने आलोचना भी किया था, तो आलोचनाओं के लिए एक बड़ा तमाचा भी हो गया कि देखो हम लोग मतलब विभिन्नताओं के बावजूद भी हम लोग वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके हम लोग वोटिंग भी कराए और सफल भी हुए, और आज भी हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है दोस्त, तो अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि पहला चुनाव सफल हो गया, उसमें थोड़ा सा समझ लीजिएगा कौन पार्टी किसको कितना सीट मिला। तो देश में प्रथम जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। कितना सीट पर? तो 489 सीट पर, और इसमें कांग्रेस को 364 सीट प्राप्त हुआ। सीपीआई जो उस समय थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 16 सीट प्राप्त हुआ। वही दोस्त दूसरा चुनाव यानी 5 साल बाद की बात करें तो वो 1957 में शुरू हुआ, और इसमें टोटल कितना सीट के लिए चुनाव लड़ा गया? 494 सीट के लिए, और इसमें कांग्रेस को 371 और सीपीआई को 27 सीट। उसी तरह तीसरा भी चुनाव हुआ 1962 में, और इसमें भी 494 सीट के लिए लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस को 361 और सीपीआई को 20 सीट प्राप्त हुआ।
यानी दोस्त इसमें एक बात आप कॉमन कीजिएगा कि तीनों चुनाव में, यानी एक तो पहला चुनाव सफल हो गया, उसके बाद 2 और लगातार चुनाव में, यानी कह सकते हैं कि शुरुआत से लेकर लगातार तीसरा चुनाव तक तीनों चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी, लगातार जो कांग्रेस पार्टी थी वो 350 से ज्यादा सीट प्राप्त की। यानी कह सकते हो कि एक पार्टी का अपना दबदबा था। और दोस्त बता दें आपको कि इसलिए इस चैप्टर का नाम है एक दल का प्रभुत्व। एक दल यानी एक दल मतलब पार्टी, और प्रभुत्व मतलब कि दबदबा, कब्जा। तो एक दल का प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बता दीजिएगा कि जब किसी चुनाव में एक ही पार्टी बार बार जीतती है, बहुमत लाती है, उसे ही हम कहते हैं एक दल का प्रभुत्व। और ये लेसन का नाम आपका इसलिए पड़ा एक दल का प्रभुत्व, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे कि एक दल का यानी तीनों चुनाव में देखिए कि कांग्रेस 350 यानी बहुमत से बहुत ज्यादा सीट अकेले प्राप्त कर ली, यानी एक पार्टी का दबदबा था। इसलिए इस लेसन का नाम था एक दल का प्रभुत्व। तो दोस्तों आज का क्लास इतने रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि आखिर तीनों चुनाव में कांग्रेस का दबदबा क्यों था, कांग्रेस बार बार क्यों जीत रही थी। तो ये जो है हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। और हाँ, ये क्लास जो है हम अगले क्लास में बताएंगे कि आखिर तीनों चुनाव में कांग्रेस का दबदबा क्यों था, कांग्रेस बार बार क्यों जीत रही थी। और इसके बाद आगे जो भी पढ़ाएंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए दोस्त आज का क्लास इतने रहने देते हैं, और आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। क्योंकि दोस्त जो हम लोग बताए थे कि शुरू किए, तो हम लोग मिशन के साथ तैयारी किया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। टाइम कम बचा है और पढ़ना बहुत कुछ है, टाइम कम बचा है और पढ़ना बहुत कुछ है। इसलिए दोस्त आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग कंटिन्यू पढ़ा जाएगा। हाँ, अभी कुछ दिन आपका वीडियो जो है वो शाम को 7 बजे मतलब कि रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेगा, हर रोज मिलेगा वीडियो। कुछ दिन बाद आपका जो लाइव चलेगा तो लाइव में समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, तो अंत में चलिए सबको धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लोग।